ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो गई। तो हमने इससे पहले जो वोल्टेज और करंट में जो रिलेशनशिप था फॉर अ रेजिस्टर, वो हम एक्चुअली पहले डिस्कस कर चुके हैं टाइम डोमेन में। वो हमने बेसिकली ओहम्स लॉ के थ्रू और पैसिव साइन कन्वेंशन के थ्रू हमने ये रिलेशनशिप क्या कहते हैं डिफाइन किया था। उसमें अगर आपको याद हो कि अगर हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास रेजिस्टर है, ठीक है, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं रेजिस्टर के, ठीक है। अगर ये पोलैरिटी है वोल्टेज की वी टी और करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब कि करंट पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, तो हम ओहम्स लॉ के थ्रू हम ये कहते आए हैं कि वी टी और आई टी में जो रिलेशनशिप होगा फॉर द रेजिस्टर आर, वो होगा वी टी इक्वल्स टू आर इंटू आई टी, ठीक। अगर ये पैसिव साइन कन्वेंशन ये कहती है आई टी अगर पॉजिटिव से एंटर हो रहा है तो इस ओहम्स लॉ की इक्वेशन में कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अच्छा, अब चूंकि हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं, एसी स्टेडी स्टेट एनालिसिस, अगर आप याद हो कल हमने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने कहा था कि अब हमारे जो वोल्टेजेस और करंट्स हैं बेसिकली वो साइनोसाइडल फंक्शंस ऑफ टाइम होंगे, वो कांस्टेंट्स नहीं होंगे। और फिर हमने ये बात की थी कि हम अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ये अज्यूम करेंगे कि ये जितने भी वोल्टेजेस और करंट्स हैं बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं। तो अगर वी टी अगर हमारा ये है वी टी इज इक्वल टू वी एम इंटू ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा वी, ठीक है। तो हमने कहा था वोल्टेज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अगर आप ये अप्लाई करते हैं इन योर इमेजिनेटिव वर्ल्ड, तो जो करंट है बेसिकली आई टी वो भी इसी फॉर्म में होगा, तो सिर्फ एम्पलीट्यूड और फेज का फर्क होगा। तो करंट आई एम विल बी ई रेस पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो वी एम जो है वो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है और थीटा वी वोल्टेज का फेज है, और आई एम करंट का एम्पलीट्यूड है और थीटा आई करंट का फेज। तो हमें ये मालूम है कि क्या कहते हैं वी टी और आई टी की ये फॉर्म होगी सेम ओमेगा, दोनों के लिए सिर्फ फेज और एम्पलीट्यूड का फर्क होगा, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये दोनों एक्सप्रेशन हम इस रिलेशनशिप में प्लग इन करते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप तो हमेशा वैलिड है, दिस रिलेशनशिप इज वैलिड एट एवरी टाइम इंस्टेंट। और एक और बात याद रखें कि ये रिलेशनशिप किसी एक टाइम इंस्टेंट के लिए, मतलब ये नहीं हो सकता कि यहाँ आप टी की जगह 1.2 पुट कर दें और यहाँ टी की जगह 0.5 पुट कर दें, नहीं, सेम टाइम के लिए ये ओहम्स लॉ अप्लाई होगा और पैसिव साइन कन्वेंशन और वो सारा कुछ ये फॉर द सेम टाइम। तो ये इक्वेशन वैलिड है चाहे आप डीसी एनालिसिस कर रहे हो चाहे आप एसी सर्किट कर रहे हो, ये इक्वेशन वैलिड है। लेकिन क्योंकि एसी सर्किट में हमने ये कहा था कि हम अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स जो हैं उनको कंसिडर करेंगे, तो अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को यहां प्लग इन करके अब हम ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट फेजर के दरमियान क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम ओहम्स लॉ। तो अब मैं ये मिटा के तो डायरेक्ट आंसर लिखने लगूँ। तो वी टी की जगह हम पुट करें वी एम ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा वी इज इक्वल टू आर टाइम्स आई एम, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ठीक है। यहाँ से अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा वी एम ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी जो है वो निकाल लेते हैं, इनटू ये हो जाएगा ई रेस टू पावर जे थीटा वी, और ये हो जाएगा आर आई एम, इसमें भी ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी निकाल लेते हैं, और ये मैं नीचे लिख रहा हूँ ई रेस टू पावर जे थीटा आई। अब यू कैन इजीली सी कि जो ई रेस पावर जे ओमेगा टी है वो कैंसिल हो रहे हैं दोनों साइड, वो मैंने कहा था कि ये हमेशा ऐसे ही होगा। ई रेस पावर जे ओमेगा टी टर्म जो है वो आप एसी सर्किट में कोई भी इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ई रेस पावर जे ओमेगा टी जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए तो हमने वो फेजर्स का आइडिया डेवलप किया था कि ये ई रेस पावर जे ओमेगा टी के अलावा जो भी कुछ बच जाता है उसको हमने कहा था कि वो फेजर होता है। तो अगर आप यहाँ से ई रेस पावर जे ओमेगा टी को दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो जो नई इक्वेशन बनती है वो मैं दोबारा बना देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है मैं इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूँ। तो अगर आप देखें वो बेसिकली ये बनता है वी एम ई रेस्ट पर जे थीटा वी इज इक्वल टू आर टाइम्स आई एम ई रेस्ट पर जे थीटा आई। नाउ दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज फेजर, जिसको हमने कल कहा था कि इसको हम कैपिटल बोल्ड में रिप्रेजेंट करेंगे, और आर टाइम्स
ये हमारा करंट फेजर है. So this is how voltage and current phasors are related in an AC circuit for a resistor. तो अब अगर हम क्या कहते हैं फेजर्स की टर्म्स में यही सर्किट डायग्राम बनाना चाहें, अब V इज इक्वल टू आर आई है. अब ये ऐड कर लें. जी जी सर एंटर कर लें, स्टूडेंट्स लॉबी में वेट कर रहे हैं. अच्छा अच्छा, एक ही रिक्वेस्ट आई है मुझे अभी तक. बेहतर होता है वैसे कि सब अगर टाइम पर आ जाए ना तो फिर वो क्या कहते हैं टाइम भी बच जाता है. तो अब फेजर की टर्म्स में अगर हम ये सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो हम ये कहेंगे बेसिकली कि ये हमारा सर्किट रेजिस्टर वही है, यही दो टर्मिनल्स हैं. ठीक है जी, ये होगा प्लस माइनस फेजर वोल्टेज, वोल्टेज फेजर, और ये हो गया करंट फेजर कैपिटल बोल्ड में, और ये हो गया आर. सो वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर आर रिलेटेड थ्रू दिस वी आर आई इन एन एसी सर्किट. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अब चूंकि ये वोल्टेज और करंट चूंकि ये साइनोसाइडल फंक्शंस ऑफ टाइम है, तो आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि साइनोसाइडल अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो वो तो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, उसकी डायरेक्शन तो हाफ साइकिल के बाद चेंज होनी चाहिए. जैसे अगर ये वोल्टेज है बेसिकली, अगर वो इस तरह है तो इतने पोर्शन के लिए उसका साइन पॉजिटिव है, इतने पोर्शन के लिए नेगेटिव है, तो फिर ये वोल्टेज पोलैरिटी की क्या सेंस बनती है? तो आपके ख्याल में इसका क्या जवाब है? क्योंकि पोलैरिटी भी तो चेंज होती है जी, पोलैरिटी चेंज होती रहती है. नहीं, सवाल ये है बेसिकली कि उसकी कोई एक सेट पोलैरिटी तो है ही नहीं ना वोल्टेज की. मतलब कि इतने हाफ में वो पॉजिटिव है, इतने हाफ में नेगेटिव है, तो फिर ये पोलैरिटी इसको असाइन करने का क्या मकसद है फिर? सर ये एक टाइम इंस्टेंस के लिए होगा. नहीं सर स्टार्टिंग यहाँ पॉइंट तो कोई नहीं, यहाँ पोलैरिटी से मुराद है कि ये पोलैरिटी हम पॉजिटिव तस्वर करेंगे. बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये पॉजिटिव साइकिल की पोलैरिटी है. हाँ हाँ, ठीक जब हो हम गया. ये कह दें कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब ये वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसी है कि ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वोल्टेज का साइन पॉजिटिव है. और जब इसके ऑपोजिट पोलैरिटी होगी तो हम फिर ये अज्यूम करेंगे कि वोल्टेज का साइन नेगेटिव है. ठीक है कि नहीं? तो जब प्लस ऊपर नेगेटिव नीचे है तो इसका मतलब ये वाला फेज चल रहा है, और जब पॉजिटिव नीचे और नेगेटिव ऊपर हो जाएगा तो ये वाला फेज चल रहा होगा. क्योंकि ये पोलैरिटी आप ही ने डिसाइड करनी होती है बेसिकली. बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यस सर. यस ये रेफरेंस पोलैरिटी है. जब आप वोल्टेज को ये पोलैरिटी दे देते हो, और ऐसी वोल्टेज जो साइनोसाइडल है या जिसका साइन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा है, तो फिर ये पॉजिटिव पोलैरिटी है बेसिकली. कि जब पॉजिटिव टर्मिनल, जब ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है, तो इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अभी जो वोल्टेज का ग्राफ है वो अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, और जब नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव हो जाए फिर इसका मतलब होगा कि वोल्टेज का ग्राफ अब बिलो द एक्स एक्सिस चला गया. बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? सर उस हिसाब से फिर करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी. हाँ, वो वोल्टेज करंट में जो रिलेशनशिप है उस हिसाब से करंट भी चेंज हो जाएगा. करंट भी साइनसॉइडल ही है. हाँ, तो वो करंट भी साइनसॉइडल है. मैंने कब कहा करंट साइनसॉइडल नहीं है? तो ये करंट को जो डायरेक्शन आपने दी हुई है, अगली बात मैं यही करने लगा था कि अब यहाँ जो करंट, हाँ, अब ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव के लिए रेफरेंस डायरेक्शन है. कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब करंट का ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है, और जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इसका मतलब है करंट का ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस आ गया. बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यस सर. अच्छा, अब क्या कहते हैं, 1 मिनट. अच्छा, तो अच्छा, अब इसमें एक बात की याद रखें कि ये जो वोल्टेज फेजर और करंट फेजर में जो रिलेशनशिप ने एस्टैब्लिश किया रेजिस्टर के लिए,
इसमें ये फेजर्स की इक्वेशन में यहां आपको कोई नेगेटिव साइन नजर नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह है? सर क्योंकि वी और आई में फेज डिफरेंस नहीं है। नहीं, इसका फेस डिफरेंस से ताल्लुक नहीं है, इसका Passive ये कि sign convention। आपने, हाँ, क्योंकि आपने वोल्टेज को जो पोलैरिटी दी हुई है, जो उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी है, पॉजिटिव साइन वाली पोलैरिटी है, और जो करंट को जो डायरेक्शन दी हुई है, पॉजिटिव साइन वाली डायरेक्शन, वो पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक है। ठीक है सर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब अगेन याद रखें कि ये वोल्टेज को पोलैरिटी देना और करंट को डायरेक्शन देना, ये आप शुरू में अज्यूम करते हैं जिस तरह डीसी में करते थे। अभी हमें नहीं पता कि क्या वाकई ही जो करंट की जो पॉजिटिव साइन वाली डायरेक्शन है क्या वो यही है कि नहीं, वी डोंट नो। लेकिन ये आपने जब सर्किट एनालाइज करने लगे हैं तो आपने ये डायरेक्शन इसको दे दी है, पॉजिटिव साइन वाली डायरेक्शन। अब अगर आपका आंसर गलत आता है तो वो कैसे पता चलेगा आपको? वो करंट जो है ना उसका साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। यस सर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको जी मैं सर। थोड़ा और एक्सप्लेन जी करता सर। हूं। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फर्ज कर लो आपका करंट का एक्सप्रेशन आ जाता है आई टी इज इक्वल टू -5 ई रेज़ टू पावर जे, माइनस, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, हाँ, -5 ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए आई एम जो है आपका वो -5 आ गया। ठीक है कि नहीं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने करंट को जो पॉजिटिव साइन वाली डायरेक्शन जो आपने अज्यूम की भी थी, करंट की पॉजिटिव साइन वाली डायरेक्शन, वो उसकी पॉजिटिव साइन वाली डायरेक्शन नहीं थी, वो उसकी नेगेटिव साइन वाली डायरेक्शन थी। बात समझ कि नहीं? वरना यस सर। वरना माइनस साइन ना आता इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो पॉजिटिव साइन वाली डायरेक्शन करंट की और पॉजिटिव साइन वाली पोलैरिटी वोल्टेज की, ये आपने शुरू में अज्यूम करनी है। अगर तो आपकी अजम्पशन ठीक थी तो सब आपका फाइनल आंसर में कोई बाहर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी अजम्पशन गलत थी तो आपके बिल्कुल बाहर एंड आंसर में बिल्कुल बाहर माइनस साइन आ जाएगा। समझ रहे हैं बात मैं क्या कह रहा हूं? भाई समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही समझ। यस सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फेजर वाली जो इक्वेशन है, इनमें आप देखो ये ना वी एम ई रेज़ टू पावर जे, ये थीटा वी था क्योंकि ये फेजर है, इज इक्वल टू आर आई एम ई रेज़ टू पावर जे थीटा आई। अब चूंकि ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वी एम जो है शुड बी इक्वल टू आर आई एम और थीटा वी शुड बी इक्वल टू थीटा आई। ऐसे ही है ना भाई? अगर दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सेम है तो उनके एम्पलीट्यूड भी सेम होंगे, उनके वो एंगल भी सेम होंगे, वरना वो सेम तो नहीं हो सकते। क्या ख्याल है? यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फॉर अ रेजिस्टर जो वोल्टेज फेजर हैं और जो करंट फेजर हैं, दे आर इन फेज, उनका फेज सेम होता है। थीटा वी इज इक्वल टू थीटा आई आ गया, दे आर नॉट आउट ऑफ फेज। दोनों के फेज सेम आ गए ना, थीटा वी इज इक्वल टू थीटा आई। उनके एम्पलीट्यूड्स इस तरह रिलेटेड है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज फेजर इज इक्वल टू आर टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फेजर, और जो फेजिंग है दोनों के वो सेम हो। भाई समझ आ रही है बात की मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, फर्ज कर लें कि ये जो पॉजिटिव साइन वाली जो डायरेक्शन है करंट फेजर की, ये अगर मैं उल्टी बना दूं तो फिर क्या होगा? फिर इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। अगेन मतलब कि अब आपने फेजर के लेवल के ऊपर पैसिव साइन कन्वेंशन सोचनी है। इसका बॉटम लाइन ये है, खुलासा ये है कि आपने वो सारा कुछ जो आपने डीसी एनालिसिस में किया था ना, वो जितनी भी इस कन्वेंशन और वो सारा कुछ पढ़ा था, वो सब कुछ आपने एज इट इज फेजर्स के लेवल के ऊपर अप्लाई कर देना। वो पैसिव साइन कन्वेंशन बिल्कुल उसी तरह फेजर्स के लेवल के ऊपर अप्लाई होगी। अब यहां चूंकि करंट फेजर पॉजिटिव से बाहर जा रहा है एंटर होने की बजाय, तो ये फेजर इक्वेशन में अब ये v इज इक्वल टू माइनस आर आई हो जाएगा। और उसकी वजह यही है कि क्योंकि शुरुआत वो
टाइम डोमेन वाली इक्वेशन से ही हुई है। असल में इस केस में अब VT जो था दैट वाज इक्वल टू माइनस RIT, तो वहीं से हमने सारा कुछ फिर क्या कहते हैं ये डेवलप किया ना इक्वेशन फेजर्स की। तो बेसिकली वो एक्चुअल जो इक्वेशन है वो टाइम डोमेन वाली है। वहां से फिर जब आप वोल्टेज और करंट को उनके कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से रिप्लेस करते हैं, फिर आप e⁻j⍵t कैंसिल करते हैं, तो इवेंचुअली हमारे पास फेजर्स की इक्वेशन आ जाती है। लेकिन वो जो पैसिव साइन कन्वेंशन है बेसिकली वो एज इट इज अप्लाई होगी। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अच्छा, ये तो अब बात हो गई थी बेसिकली रेजिस्टर की। तो एक दो वैसे और ग्राफ इन्होंने दिए हुए हैं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली चूंकि थीटा आई और थीटा वी सेम है, अगर हम एक ही एक्सिस के ऊपर लेट्स से थीटा आई और थीटा वी को बनाने की कोशिश करें, लेट्स से आपका आर्गुमेंट ओमेगा टी करते हैं और यहाँ वोल्टेज राई करते हैं, तो यू कैन इजीली सी के अगर वोल्टेज जो है उसका ग्राफ ये है तो डेफिनेटली करंट का ग्राफ भी इसी तरह का ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। ये ऐसा क्यों? अगर वोल्टेज का ग्राफ ये है तो करंट का ग्राफ ऐसा क्यों होगा? व्हाई? सर इनका एम्पलीट्यूड सेम Amplitude करने के लिए different साथ रेजिस्टेंस भी चाहिए होगी ना, फिर एम्पलीट्यूड सेम होगा। नहीं, एम्पलीट्यूड तो जरूरी उनका सेम हो जा रहा है। एम्पलीट्यूड तो इस तरह रिलेटेड है ना, Vm इज इक्वल टू R टाइम्स Im, तो अगर R 1 नहीं है तो एम्पलीट्यूड तो सेम नहीं हो सकता। इसलिए देखो दोनों की पीक डिफरेंट है, आई की पीक डिफरेंट है, वोल्टेज जी सर वही कह रहा हूँ कि अभी R मल्टीप्लाई नहीं हो रहा इसलिए उनकी पीक डिफरेंट है। हाँ, लेकिन सिर्फ पीक का इशू नहीं है, आप ये देखिए कि दोनों इन फेज भी हैं, दोनों की जीरो क्रॉसिंग सेम है, दोनों की पीक जिस थीटा की जिस आर्गुमेंट की वैल्यू पे आती है वो भी सेम है। इसको कहते Yes, हैं sir. दो साइनोसाइडल्स का इन फेज होना। यस सर। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। यस सर। हाँ, देखो ना, दोनों की जीरो, अभी तो मैंने सिर्फ 0 से 2 पाई के दरमियान प्लॉट किया है ना इसको। देखो दोनों की जीरो क्रॉसिंग सेम है और दोनों की जो पीक पॉइंट्स है वो सेम है। ये इंडिकेट करता है कि दोनों साइनोसाइड्स इन फेज है, आउट ऑफ फेज नहीं। समझ आ रही है बात की? सर ये इसलिए क्योंकि खाली रेजिस्टिव सर्किट है। हाँ, अभी शो किया था ना कि थीटा ई थीटा वी के इक्वल होगा। जो भी फेज होगा थीटा आई थीटा वी का वही थीटा आई का होगा। मतलब कि अगर ये देखो भाई, अगर वोल्टेज का ग्राफ ये है लेट्स से कि उसकी जीरो क्रॉसिंग लेट्स से किसी वैल्यू पे आ रही है, यहां लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज थीटा वी, ये थीटा वी वैल्यू होगी ना। ये ग्राफ है Vm cos ओमेगा टी प्लस थीटा वी का, ठीक है। और फर्ज कर लो आपके थीटा वी जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर थीटा वी पॉजिटिव है तो पहले जो हमने पिछले 1-2 लेक्चरों में डिस्कशन की थी, तो ये तो आपका ग्राफ था ना cos ओमेगा टी का, ये था Vm cos ओमेगा टी का ग्राफ। तो उसमें थीटा वी अगर पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो मैंने क्या कहा था, ये ग्राफ थीटा वी यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यही कहा था ना बेसिकली। यस सर। यस सर। पहले जीरो क्रॉसिंग जीरो थीटा के एंगल पे थी, अब थीटा वी पे हो गई, टुवर्ड्स लेफ्ट आप चले गए 1 यूनिट, थीटा वी यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट पहुंच गए। भाई समझ आ रही है बात की मैं क्या कह रहा हूँ? तो सर ये किस पे डिपेंड करेगा कि जी क्या कह रहे हैं आप? कि आपने कहा ना कि अभी 1 यूनिट गए हैं हम लेफ्ट पे, तो सर ये किस पे डिपेंड करेगा? बात यार, वन मैंने मुंह से गलती से निकाला था, थीटा वी कहना था। कैसे ही थीटा सर, वी फिर भी किस लिहाज से जाएगा? क्योंकि वो ओमेगा टी थीटा वी की वैल्यू होगी यार। मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में जो डिस्कशन की थी भाई, यही बातें समझाने के लिए की थी ना भाई। यस सर। भाई नहीं, देखो वो तो ना, पता है सर, वो तो पता है। तो फिर सवाल क्या है? नहीं सर, कुछ बस ये क्लियर है सर अब, ठीक है। हाँ, नहीं अगर कोई ज़हन में कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, पूछ लो, कोई ऐसा मसला नहीं। नहीं थैंक यू सर, क्लियर है। तो अगर ये वोल्टेज का ग्राफ ये है तो करंट का ग्राफ भी यही होगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड का फर्क होगा, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट बना लो ऐसे, क्योंकि उसका जो क्योंकि थीटा भी चूंकि थीटा आई है। वैसे मोर एक्यूरेटली अगर इसको लिखा जाए, इसको हम लिखेंगे माइनस थीटा वी माइनस थीटा आई। उसकी वजह बेसिकली ये है कि क्योंकि थीटा वी पॉजिटिव है, एक्चुअल जो आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो माइनस थीटा वी होगा। उसकी वजह ये है कि फर्ज करो अगर थीटा वी π/2 है और इधर आपने π/2 लिखा हुआ है, तो पहले चूंकि जीरो क्रॉसिंग था और आप π/2 यूनिट टुवर्ड लेफ्ट गए हो, तो जो ये नेगेटिव साइड है, तो
ये जो जीरो क्रॉसिंग में जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक्चुअल होगी वो -π/2 होगी। इससे आप एग्री करते हैं sir. सारे? बिल्कुल सर, ऐसे ही होगा। हाँ, तो बेसिकली इसको ऐसे लिखना चाहिए -θv, और वो -θi भी है क्योंकि θb और θi सेम है। समझ आ रही है बात की? इसी Yes, sir. तरह अगर θb या θi पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो फिर ये θb या θi यूनिट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप, ये ग्राफ है आपका ना, देखें इस तरह का ग्राफ है आपका, ठीक है, ये आपका ग्राफ है ये Vm cos ओमेगा t का, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं Vm cos ओमेगा t प्लस θv, लेकिन नाउ विद θv लेस देन 0, नेगेटिव, लेट्स से -π/2। तो फिर क्या होगा? अब फिर राइट पे ये शिफ्ट π/2 में टुवर्ड्स राइट चला जाएगा। अब जो जीरो क्रॉसिंग है वो 0 पे होने की बजाय π/2 के ऊपर होगी, और ये वाला जो पॉइंट है जो पहले -π/2 पे था, ये 0 पे आ जाएगा, क्योंकि ये आपका जाएगा ना π/2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट जाएगा, ठीक है कि Yes, sir. तो हाँ, तो इसको अगर हम बनाएं, लेट्स पहले तो पहले हम इसका बनाते हैं π/2 0, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये 3π/2 और ये 2π। तो जो चीज π/2 थी वो पाई पे चली जाएगी। अब इसको हम इस तरह करते हैं, ये π/2 कर लें, ये पाई कर लें, ये 3π/2 पे कर लें, और ये 2π। जो चीज π/2 पे थी वो पाई पे चली जाएगी, तो ये पीक पाई पे आ गई। जो चीज 0 पे थी वो π/2 पे चली जाएगी, यहाँ जीरो क्रॉसिंग होगी। जो चीज पाई पे थी वो 3π/2 पे चली जाएगी। एक्सिस पे। हाँ जी, यस, एक्सिस पे ये। और जो चीज 3π/2 पे थी वो 2π पे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा। और जो चीज -π/2 पे थी वो 0 पे चली जाएगी, तो वो ये हो जाएगा। yes. ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, ऐसे। ठीक होगी ना बात? तो इस तरह होगा। तो अगर वोल्टेज का ग्राफ ऐसा है तो करंट का ग्राफ भी ऐसा होगा, सिर्फ क्या फर्क होगा? एम्पलीट्यूड का फर्क होगा, ठीक है कि नहीं? तो ये वोल्टेज, तो वो अगर छोटा एम्पलीट्यूड बनाना चाहें, मर्जी है आपकी, इस तरह करके इसको कर लेना, क्या कहती हैं, पर ऐसे कर, ठीक है। दोबारा अब टू प्रॉपरली नहीं बना, बहरहाल आइडिया आपको मिल गया। तो इस तरह होगा, जो थी वोल्टेज का फेज होगा वही करंट का फेज होगा। अच्छा, ये तो अब बात थी। अच्छा, अब अगर आप इन फेजर्स को वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी प्लॉट करना चाहें, तो ये रियल एक्सिस कह लो, ये इमेजिनरी एक्सिस कह लो, तो जो एक्चुअल जो क्या कहते हैं फेजर को जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करते हैं, देखिए ना, फेजर में दो इंफॉर्मेशन है ना, Vm e पावर j थीटा v है, और एक Im e पावर j थीटा i है। ये फेजर है ना आपके। तो थीटा i थीटा v चूंकि सेम है, तो वोल्टेज और करंट के फेजर दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे। वोल्टेज का फेजर मोस्ट प्रोबेबली लेंथ में बड़ा होगा, करंट का फेजर लेंथ में छोटा होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों के इस तरह रिलेटेड है ना, Vm इज इक्वल टू RIm, और अमूमन जो R है वो ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि Vm विल बी ग्रेटर देन Im फॉर मोस्ट केसेस, और सेम एंगल होगा फेज विद द रियल एक्सिस। अगर थीटा i और थीटा v दोनों पॉजिटिव हैं तो ये अबव द रियल एक्सिस होगा, तो ये ऐसे होगा। दिस हाउ यू प्लॉट द फेजर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन थे। अच्छा, अब ये तो था रेजिस्टर के लिए। अब अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास इंडक्टर हो, तो ये आ गया इंडक्टर, ये उसके पॉजिटिव टर्मिनल, उसके दो टर्मिनल्स, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको VT कह दें और इसको IT कह दें। ये इंडक्टर L है, और साथ ही मैं फेजर की डायग्राम भी अब बना लेता हूँ। हमारे पास टाइम कम है, आज मैंने जल्दी खत्म करना है लेक्चर, क्योंकि मीटिंग है PGRC की। तो ये प्लस लॉबी में V स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। जी, लॉबी में स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये कि आधे से ज्यादा लेक्चर गुजर गया हुआ है, और अभी भी अगर स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि फिर उनको अलाउ किया जाना चाहिए, और मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं आई स्टूडेंट। डिस्कनेक्ट हो जाता है। चले वो ठीक है, लेकिन मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं आई स्टूडेंट की, यहाँ मुझे रिक्वेस्ट कोई अपीयर नहीं हो रही। अगर रिक्वेस्ट अपीयर हो तो मुझे फिर वो
बीप से मुझे पता चल जाता है, मुझे तो कोई रिक्वेस्ट यहाँ नहीं मिल रही, आएगी तो फिर मैं उनको लेट इन कर दूंगा। अच्छा, तो वोल्टेज फेजर और ये करंट फेजर। अब हम देखेंगे कि इंडक्टर के केस में V और I में क्या रिलेशनशिप है। तो उसमें अगेन हम शुरुआत करेंगे बेसिकली जो कि वोल्टेज और करंट में जो टाइम डोमेन में जो रिलेशनशिप है फॉर इंडक्टर, तो वो है VT इज इक्वल टू L टाइम्स DIT बाई DT। अब अगेन यहाँ पैसिव साइन कन्वेंशन को मैं यूज कर रहा हूं कि अगर वो पॉजिटिव से एंटर हो रहा है तो यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली सी अब क्या होगा। अब इसमें हम वही काम करेंगे, VT और IT जो है उसका जो एक्सप्रेशन है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल वाला, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। VT हमें पता है वो है VM e रेज़ टू पावर j ओमेगा t प्लस थीटा v, और जो IT है बेसिकली वो है IM e रेज़ टू पावर j ओमेगा t प्लस थीटा i, ठीक है। इनको हम उस इंडक्टर वाले रिलेशनशिप में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बल्कि बैक पेज पे चले जाते हैं। तो इफ वी डू दिस, तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा VM e रेज़ टू पावर j ओमेगा t प्लस थीटा v इज इक्वल टू L टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर द करंट, वो होगा IM e रेज़ टू पावर j ओमेगा t प्लस थीटा i, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसका डेरिवेटिव यू कैन इजीली टेक द डेरिवेटिव, वो आपको पता कैसे लेना है। सिंप्लीफाई करें, e रेज़ टू पावर j ओमेगा t कैंसिल आउट करें तो मैं आपको इवेंचुअली बताता हूं क्या आएगा। इवेंचुअली आएगा VM e रेज़ टू पावर j थीटा v इज इक्वल टू j ओमेगा L IM e रेज़ टू पावर j थीटा i, ये है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो j है बेसिकली, जो j है इसको भी आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। j इज बेसिकली नथिंग बट e रेज़ टू पावर j पाई बाय 2, नथिंग बट e रेज़ टू पावर j पाई बाय 2। अगर आप आइलर फॉर्मूले से e रेज़ टू पावर j पाई बाय 2 को एक्सपेंड करें तो वो खाली j आ जाएगा, क्योंकि क्या बनेगा, बनेगा cos पाई बाय 2 प्लस j sin पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 0 होता है और प्लस j sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 के 1 होता है, ये खाली j आ जाएगा। तो j इज e रेज़ टू पावर j पाई बाय 2। तो इसका ये एक्सप्रेशन यहां अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना, ओमेगा L IM, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर j थीटा i प्लस पाई बाय 2, मैंने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। और यहां आ जाएगा VM e रेज़ टू पावर j थीटा v। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करें तो VM जो है इट विल बी इक्वल टू ओमेगा L IM, एम्पलीट्यूड्स में ये हो गया, ठीक है जी। और अगर हम फेजेस की अब बात करें, देखें अब एक्सपोनेंशियल में जो फेजेस को अगर आप कंपेयर करें तो जो थीटा v है अब वो आ रहा है थीटा i प्लस पाई बाय 2 की। अब ये आ रहा है थीटा v इज बेसिकली इक्वल टू थीटा i प्लस पाई बाय 2। इसका फिर क्या मतलब होगा, करंट सर, करंट का फेज लैग कर रहा है पाई बाय 2 Voltage is leading. वोल्टेज, हाँ, यस, वोल्टेज लीडिंग और करंट लैग, हाँ जी। करंट लैग का। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो चूंकि फेजेस में ये रिलेशनशिप आ गया है, अब मैं इसको मिटाने लगा हूं, तो अगर जो वोल्टेज थी वो अगर VM cos ओमेगा t प्लस थीटा v थी, ठीक है, करंट था IM cos ओमेगा t प्लस थीटा i, लेकिन चूंकि हमने थीटा v और थीटा i में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी, इसको हम कह सकते हैं थीटा i प्लस पाई बाय 2। ये निकला ना रिलेशनशिप थीटा v और थीटा i में। Yes, sir. यस सर। अब ये देखें, ये वाला पार्ट वही है बेसिकली, ये वही आर्गुमेंट है जो कि करंट वाले में है, ये बिल्कुल वही है, ये वाला पार्ट वही है जो करंट का आर्गुमेंट है। तो बेसिकली वोल्टेज में क्या हो रहा है, करंट के आर्गुमेंट में आप पाई बाय 2 ऐड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो करंट का ग्राफ है दैट विल बी शिफ्टेड पाई बाय 2 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड यू विल Yes, गेट द sir. ग्राफ ऑफ वोल्टेज। क्या ख्याल है, Yes, ऐसे ही है sir. सर। देखो ना वोल्टेज का ग्राफ कैसे आ रहा है, करंट के ग्राफ, करंट के आर्गुमेंट में पाई बाय 2 ऐड करो तो वोल्टेज का ग्राफ आ जाता है। इसका मतलब करंट का जो भी ग्राफ आपके पास हो, जो भी ग्राफ हो, लेट्स सपोज करंट का ग्राफ ये है, फॉर द टाइम बीइंग एज्यूम कर लेते हैं कि ये करंट का ग्राफ है,
ठीक है, तो करंट और वोल्टेज के में रिलेशनशिप ये है कि करंट के आर्गुमेंट में आपने पाई बाय 2 ऐड करना है। इसका मतलब करंट का ग्राफ को अगर आप पाई बाय 2 यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करो तो वोल्टेज का ग्राफ आ जाए। इसके बारे में सोचना जाके ये बिल्कुल इतना डायरेक्टली ऑब्वियस नहीं है, लेकिन जो मैंने वो आपको शिफ्टिंग वाली सारी चीजें बताई थी उनको जरा जहन में लाओगे तो जो मैं बात कर रहा हूं वो आपको समझ आ जाएगी। ये अब मुझे रिक्वेस्ट मिली है तो ये मैं एडमिट कर लेता हूं। अच्छा, तो अगर वोल्टेज का ग्राफ ये है, सॉरी करंट का ग्राफ ये, इसको पाई बाय 2 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करोगे आप तो आपके पास ये करंट का ग्राफ आ जाएगा। ये इसकी पीक इधर आएगी, ये इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे हो। ये करंट है और ये वोल्टेज। तो चूंकि वोल्टेज में नो सर, वोल्टेज आगे है। जी नहीं सर, सही वोल्टेज है, सही बनाया सर आपने। करंट को पीछे होना चाहिए। वोल्टेज भी, नहीं भाई ऐसे ही है, वोल्टेज पीछे होगा, फेज वाइज लीड कर सही है। रहा हाँ है। जी, ओके सर, टाइम डोमेन में भाई ये बेसिकली लीड करने का मतलब है कि ये लेफ्ट पे है ज्यादा, इसमें वैल्यूज पहले अपीयर हो रही हैं। देखो ना, ठीक है सर, ठीक जो है। पीक अपीयर हो रही है वो पाई बाय 2 यूनिट्स पहले हो रही है एज कंपेयर टू करंट। ये लीड ही कर रहा है ना वोल्टेज, यस सर, यस। ठीक है कि नहीं? अच्छा, बाकी अब वो फेजर रिलेशनशिप वो अब आप खुद देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, लेकिन ये जो भी हमने रिलेशनशिप देखा था, Vm e raised to power j theta v is equal to j omega l Im e raised to power j theta I। अब आप ये देखो, ये वोल्टेज फेजर है और ये करंट फेजर है। तो वोल्टेज फेजर और करंट फेजर में जो रिलेशनशिप है फॉर इंडक्टर वो फिर ये हो गया, V with the bold j omega l current phasor। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो इस डायग्राम में ये जो V होगा इट विल बी j ओमेगा l एंड द करंट फेजर। और इसमें जो वोल्टेज फेजर है इट लीड्स द करंट फेजर बाय 90 डिग्रीज या पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है? या आप ये कह सकते हैं द करंट फेजर लैग्स बिहाइंड वोल्टेज फेजर बाय पाई बाय 2 यूनिट्स, पाई बाय 2 रेडियंस। समझ आ रही है बात कि मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, अब sir, ये बताओ, अब इसमें वो सारी बातें वही है जो मैंने की थी कि ये पोलैरिटी का मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन देने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन क्यों नहीं आ रहा, अगर आप इसके डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दें तो वो पैसिव साइन में से नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो सारी बातें वैलिड है, ठीक है? नाउ यू कैन इजीली, जिसे कहते हैं, हैंडल दिस स्टफ। अच्छा, अब एक और रिक्वेस्ट मुझे मिली है। अच्छा, और आखिरी जो हमारा सर्किट एलिमेंट है वो अब कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर के केस में अगेन वही पैसिव साइन कन्वेंशन वाली डायग्राम मैं नहीं बना रहा, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो नाउ यू कैन इजीली डू दिस। वैसे बुक में दिया है, मैं इसको डायरेक्टली समझाता हूं। IT, यू नो, IT इज इक्वल टू C dVt by dt। अगेन यहां माइनस साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो करंट है वो वोल्टेज के पॉजिटिव से एंटर हो रहा है। अगेन वो वोल्टेज की पोलैरिटी, करंट की डायरेक्शन फॉर AC, फॉर साइनसॉइडल सर्किट्स या साइनसॉइडल फंक्शंस, वो वही वाली बात है जो मैंने अभी शुरू में बताई थी, ठीक है? वो सारा एज इट इज यहां भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं करंट का फेजर यहां लिखूं वो होगा Im e raised to power j omega t plus theta I। दिस विल बी इक्वल टू C टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ Vm e raised to power j omega t plus theta v with respect to time। ये डेरिवेटिव लेके आप रीअरेंज करें, so you end up with this Im और e raised to power j omega t आपका दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो Im into e raised to power j theta I will be equal to j omega c Vm e raised to power j theta v, ठीक है? ये आपके पास आया। तो इसको अगर मैं अब यहां उल्टा हो जाएगा कैपेसिटर के केस में, तो ये है Im e raised to power j theta I is equal to j की जगह मैं फिर पुट कर दूं e raised to power j pi by 2 और ओमेगा c Vm e raised to power j theta v। इनको इकट्ठा करूं तो ये हो जाएगा ओमेगा c Vm e raised to power j theta v plus pi by 2। अब अगर आप कंपैरिजन करो, Im will be equal to ओमेगा c Vm और अब थीटा I will be equal to थीटा v plus pi by 2। अब इसका क्या मतलब है?
करंट लीड लीड कर कर रहा है रहा है पाई बाय 2। हाँ, अब करंट फेजर जो है इट विल लीड वोल्टेज फेजर बाय पाई बाय 2 यूनिट्स, या इन अदर वर्ड्स वोल्टेज फेजर विल लैग बिहाइंड द करंट फेजर बाय पाई बाय 2 यूनिट्स। और अब अगर आपके पास वोल्टेज का ग्राफ ये है तो करंट का ग्राफ कैसे आएगा, इसको पाई बाय 2 यूनिट पाई बाय 2 लेफ्ट लेफ्ट। करके। यस सर। हाँ, तो ये भाई ये करंट का आ जाए, ठीक होगी बात। और वो फेजेस अगर आपने बनाने हैं यार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो ना, इसमें चूंकि करंट लीड कर रहा है तो करंट फेजर ये होगा भाई, क्या कहती हैं, करंट फेजर ये होगा, वोल्टेज फेजर ये होगा, और दोनों में पाई बाय 2 90 डिग्री का एंगल होगा। ये कैपेसिटर के लिए सी। इंडक्टर के लिए क्या होगा, इंडक्टर के लिए ये करंट होगा और ये वोल्टेज होगी, ये फॉर इंडक्टर, और ये 90 डिग्री होगी। ठीक होगी बात, ये इस तरह होगा। तो ये बात उसमें देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर में। अच्छा, इसके बाद जब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एग्जांपल्स इंशाल्लाह इसकी हम अगले लेक्चर में फिर देखेंगे, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पिडेंस। इसको मैं अभी सिर्फ ब्रीफली डिफाइन कर रहा हूं, फिर इसकी डिटेल्स आगे जाके देखेंगे। वो ये होता है कि आपको एसी सर्किट में लेट से कोई भी आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड एसी सर्किट है, उसके आप कोई से दो टर्मिनल्स चूज कर लें। यू हैव अ कॉम्प्लिकेटेड एसी सर्किट, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें लेट से ये कोई दो टर्मिनल्स हैं जो आपने चूज कर लिए हैं एसी सर्किट में। नाउ यू डिफाइन इंपिडेंस विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स। वो आप कैसे डिफाइन करते हैं, वो आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि आप पहले ये देखते हैं कि इन दो टर्मिनल से एसोसिएटेड वोल्टेज फेजर क्या है और एसोसिएटेड करंट फेजर क्या है। विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स आप एक वोल्टेज फेजर कंसिडर करते हैं और एक करंट फेजर कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने ये हम वो काम कर रहे हैं जब आपने अपने सर्किट में वोल्टेज फेजर्स को पोलैरिटी असाइन कर दी है और करंट फेजर्स को डायरेक्शन असाइन कर दी है, ये उसके बाद हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स आप देखोगे कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। अब if this is the case, then impedance with respect to these two terminals denoted by capital Z in bold is nothing but the ratio of voltage phasor and current phasor. That's it. लेकिन अब यहां इसमें ये रिलेशनशिप तब वैलिड है अगर ये जो करंट फेजर है ये पॉजिटिव से एंटर हो रहा हो, ठीक है। अगर करंट फेजर पॉजिटिव से एंटर नहीं हो रहा, पॉजिटिव से लीव कर रहा है, तो यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो मैं अलग से यहां बना लेता हूं, ये आपका एसी सर्किट हो गया, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज फेजर और करंट फेजर ये है आई। तो फिर क्या होगा, फिर जी इंपिडेंस विद कैपिटल बोल्ड विल बी माइनस टाइम्स वोल्टेज फेजर ओवर करंट फेजर। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो Yes, sir. impedance is defined with respect to two terminals, ठीक है, in an AC circuit। अब अगर ऐसा है, अभी हमने ये तीन जो सर्किट एलिमेंट्स पढ़े थे, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, इनमें हमने ये वोल्टेज फेजर कर दें, ये करंट कर दें, इधर ये भी वोल्टेज फेजर कर दें, ये करंट कर दें, और इधर भी वोल्टेज फेजर कर दें और करंट कर दें। ये एल है, ये सी है, ये आर है, ठीक है। तो अब वो जो एसी सर्किट वाला पार्ट था ना, लेट्स सपोज इधर एसी सर्किट की जगह सिर्फ एक रेजिस्टर है, यहां एसी सर्किट की जगह सिर्फ एक इंडक्टर है, और यहां एसी सर्किट की जगह सिर्फ एक कैपेसिटर है, मतलब सिंपल सर्किट। तो अभी हमने रेजिस्टर के केस में देखा था कि V was equal to RI, इंडक्टर के केस में देखा था कि V was equal to J ओमेगा L RI, और इसके केस में हमने देखा था, एक्सक्यूज मी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बस अल्लाह का शुक्र जी सर। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा जी जी, कोई ऐसी बात, ठीक हो, कोई ऐसी बात, ओके।
नहीं सर ये अभी आजकल वो एक तो पेपर भी आने वाले हैं, जरा ये इससे जरा जरा क्योंकि आजकल स्केड्यूल बड़ा टाइट है, तो उससे फारिग होकर फिर इंशाल्लाह देखते हैं इसको, कोई ऐसी बात नहीं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, और जो कैपेसिटर है उसके केस में हमने जो रिलेशनशिप देखा था वो था I was equal to J ओमेगा C वोल्टेज। तो यहां से R जो है वो आता है V ओवर I, इधर से आता है J ओमेगा L इक्वल्स टू V ओवर I, और इधर से आता है 1 ओवर J ओमेगा C इज इक्वल टू V ओवर I। तो R फिर होगी इंपेडेंस ऑफ अ रेजिस्टर, J ओमेगा L होगी इंपेडेंस ऑफ एन इंडक्टर, और 1 ओवर J ओमेगा C कहलाएगी इंपेडेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ऑफ कोर्स इन तीनों इक्वेशन में हमने पैसिव साइन कन्वेंशन को कंसीडर किया है। इन तीनों इक्वेशंस में ये बात याद रखें कि जो करंट है वो पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, ठीक है कि नहीं? तो ये बात हमने हमेशा ध्यान में रखनी है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो पैसिव साइन कन्वेंशन है ना वो इंपेडेंस को चेंज नहीं करती, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इंपेडेंस यही रहेगी R J ओमेगा L और 1 ओवर J ओमेगा C, इंपेडेंस यही रहेगा। सिर्फ ये कि अगर करंट I जो है उसकी डायरेक्शन आप उलट कर दें तो यहां माइनस I आ जाएगा, इंपेडेंस में कोई साइन चेंज नहीं होगा, करंट वाले पार्ट में माइनस I आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस यस सर। हाँ, तो मेरे ख्याल आज के लिए फिर इतना हो गया, क्योंकि मेरी मीटिंग भी होने वाली है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। और एक और मैंने अनाउंसमेंट करनी है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले हफ्ते आपका एक और क्विज हो जाए, और उसके बाद फिर मैंने मिड और फाइनल के दरमियान एक और क्विज करना, ताकि टोटल 3 क्विजेज आपके हो जाएं, ताकि आपके वो सेशंस हो जाएं। और जो आपका क्विज होगा बेसिकली वो ये एसी सर्किट से पहले पहले जो हमने किया है, और जो पहले क्विज में जो चीजें शामिल थी उसको एक्सक्लूड करके, मतलब पहले क्विज में जो चीजें शामिल थी उसके बाद जो भी कुछ हमने किया था एसी सर्किट से पहले पहले, वो सारा इस क्विज में शामिल होगा। मेरे ख्याल उसमें शायद ये वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सर्किट और वो ट्रांजिट एनालिसिस ही है मोस्ट प्रोबेबली। यस तो सर, उसी के ऊपर चैप्टर 6 आपका और सेकंड 7। क्विज होगा। नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम भी है। थेवेनिन और थर्ड नॉर्टन। बस ठीक है, वो आप देख लें कि जो पहले क्विज में जो शामिल नहीं था वो, और एसी सर्किट से पहले पहले, ये सारा सेकंड क्विज का हिस्सा होगा, ठीक है? तो मैं मिस ज़ैनब से कहूंगा, होपफुली मोस्ट प्रोबेबली जारी बात है ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, तो पहले मैं सोच रहा था कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर तो ये क्या कहते हैं ऑन कैंपस आना शुरू हो जाए तो फिर ऑन कैंपस ले लें, क्योंकि वो और डिले हो गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मजबूरन ऑनलाइन ही क्विज लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये मैं अनाउंसमेंट कर दूं, मैं मिस ज़ैनब को बता दूंगा, वो आपका फिर क्विज कंडक्ट इंशाल्लाह अगले हफ्ते कर लेंगी। टाइम आपको बता दिया जाएगा आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, वो फिर आप कोऑर्डिनेट कर लेना मिस ज़ैनब के साथ। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर क्या कहते हैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। नो सर। सर स्लाइड्स क्या आपका क्विज होगा? एमसीक्यूज होंगे हाँ, या वो मेरे जहन से निकल गया, असल में काफी चीजें एक्यूमुलेट हुई हुई हैं, मेरे जहन से निकल जाता है। आप इस तरह करें, मुझे एक रिमाइंडर के लिए एक ईमेल जरा भेज दें, ताकि मैं उस ईमेल के रिस्पांस में फिर आपको फौरन क्या कहते हैं अटैच करके भेज दूं। सर ठीक है? स्लाइड्स भी और रिकॉर्डेड लेक्चर सर, लास्ट वीक का हाँ हाँ, वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला। दोनों भेज दूंगा यार, मैं दोनों भेज दूंगा, ठीक है?